हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स और इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनमें हमें रिएक्शन ऑर्डर निकालना है, अभिक्रिया की कोटि या कुल कोटि की गणना करनी है। तो देखिए, अगर इस प्रकार का कोई क्वेश्चन आता है तो इसमें वेग इक्वेशन दी गई होगी, वेग नियम से वेग समीकरण आपको दी गई होगी और इस समीकरण में करना कुछ नहीं है, सीधे जो पावर होती है वही उसकी कोटि होती है। जैसे इसकी कोटि निकालनी है तो यहाँ पर कोटि जो होगी वो क्या हो जाएगी, जो पावर है a की पावर 1/2 है और b की पावर 3/2 है। तो इन पावर्स को जोड़ दिया जाए तो अभिक्रिया की कुल कोटि ज्ञात हो जाएगी हमें, जो कि हो जाएगी यहाँ पर 1/2, 3/2 हो जाएगी, 4/2 = 2 हो जाएगी। इसी प्रकार से इसकी निकाल लें कोटि, तो यहाँ पर कोटि हो जाएगी 3/2 - 1, तो कितना हो जाएगा 3 - 2/2 = 1/2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे ही 3 नंबर के निकाल सकते हैं, ऐसे ही 4 नंबर निकाल सकते हैं। यहाँ जो ऑर्डर निकालेंगे, कोटि ऑर्डर निकालेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा 1/2 + 2 + 0 तो हो जाएगा 2 दूना 4, 1 5 बटे 5/2 है ना स्टूडेंट्स, और 2.5 ये ऑर्डर हो जाएगा। लास्ट वाले निकालेंगे तो कोटि आ जाएगी हमारे पास 1/2 + 1/3 + 1/4। यहाँ पर 12 एलसीएम हो जाएगा, 2 × 6 = 12, 4 × 3 = 12, 3 × 4 = 12 होगा, 3 × 4 = 12 और 4 × 3 = 12, मतलब 6 × 4 = 10, 13/12 ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। इस प्रकार से ऑर्डर निकाल सकते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है सेकंड, निम्न वेग स्थिरांकों से अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करनी है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वेग कांस्टेंट दिया गया है, वेग स्थिरांक के मान दिए गए हैं और वेग स्थिरांक के मान से हमें कोटि की पहचान करनी कि इसकी कोटि क्या होगी। तो इसका ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर यूनिट क्या है, के का मात्रक है, के का मात्रक यहाँ पर क्या है, यूनिट लीटर मोल -1 और सेकंड -1। तो लीटर मोल -1 सेकंड -1 ये मात्रक होता है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का। ठीक है, यह सेकंड ऑर्डर द्वितीय कोटि के लिए के का मात्रक है, अतः कोटि बराबर 2। ये फर्स्ट के लिए हो गया। और इसमें सेकंड -1, ये जो है सेकंड -1 कब होता है, के का मात्रक जो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, सेकंड -1 फर्स्ट, प्रथम कोटि, फर्स्ट ऑर्डर प्रथम कोटि की के लिए के का मात्रक है, अतः कोटि बराबर 1। ठीक है, और मोल लीटर -1 सेकंड -1 ये होता है के का मात्रक जब 0 कोटि है। यह लिख सकते हैं मोल -1 मोल लीटर -1 सेकंड -1 मात्रक 0 ऑर्डर के लिए के का मात्रक है, अतः कोटि बराबर 0। इस प्रकार से हम कोटि का कैलकुलेशन कर लीजिए, इसको नोट कर ले, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रासायनिक बलगत केमिकल काइनेटिक्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। उसके अंतर्गत नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभिक्रिया A + 2B गिव्स आउट 3C + 2D में किसी क्षण D की सांद्रता में परिवर्तन दिया गया है 0.4 मोल लीटर -1 सेकंड -1। अब हमें ज्ञात करना है इस अभिक्रिया का रेट कितना होगा और साथ में जो है अभिक्रिया
ए व बी के विलुप्त होने, क्योंकि अभिकारक हैं तो उसकी मात्रा घटेगी, तो विलुप्त कितनी मात्रा होगी उसकी दर निकालनी है। और यहाँ पर सी का प्रोडक्शन कितना हो जाएगा, तो सी के प्रोडक्शन की दर निकालनी है। तो किसी क्षण पर अगर सांद्रता में परिवर्तन दिया गया है तो ये इंस्टेंटेनियस रेट इक्वेशन से इसको लगाएंगे हम। अब क्रिया लिख लेते हैं, ए प्लस 2b गिव्स आउट 3c प्लस 2d, ये तो रिएक्शन हो गई। अब इसके लिए हम लिखेंगे रेट का इक्वेशन R इक्वल टू dA कंसंट्रेशन अपान dt माइनस में इक्वल टू 2b है तो 2 स्टोइकोमेट्रिक कांस्टेंट 1/2 हो जाएगा, और b है तो dB अपान dt इक्वल टू, ये भी माइनस में रहेगा। अब 3c है तो 1/3, ये वैल्यू प्लस में रहेगी। चेंज ऑफ कंसंट्रेशन dC अपान dt इक्वल टू 2d है तो 1/2 हो जाएगा dd अपान dt। अब हमें यहाँ पर दिया क्या है, किसी क्षण d की सांद्रता में परिवर्तन की दर दी गई है। d की सांद्रता में परिवर्तन की दर दी गई है कितनी, 0.4 मोल पर लीटर। सांद्रता में परिवर्तन की दर मतलब है d अपान dt दिया गया है। तो R इक्वल टू आ जाएगा फ्रॉम क्वेश्चन से देखेंगे तो यहाँ पर फ्रॉम क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो R है वो हो गया 1/2 dd। हमने dd को ही उठाया इसलिए क्योंकि यहाँ पर dd/t का वैल्यू दी गई है हमें किसी क्षण d की सांद्रता में परिवर्तन दी गई 0.4। तो R इक्वल टू हो गया 1/2, अब इंटू हो जाएगा 0.4, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी R इक्वल टू 0.2 मोल लीटर -1 सेकेंड -1। ये R की वैल्यू हमने इस निकाल लिया यहाँ से। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, ये हो गया किसी क्षण अभिक्रिया की दर। अब A व B के विलुप्त होने की दर निकालनी है। तो A के विलुप्त होने की दर, A के विलुप्त होने की दर यदि हमें निकालनी है तो इसका मतलब हमें dA अपान dt की वैल्यू निकालनी है। तो dA अपान dt की वैल्यू किसके बराबर है, dA अपान dt की जो वैल्यू है वो बराबर है R के, है ना। और R की वैल्यू कितनी है, 0.2 मोल लीटर -1 सेकेंड -1। तो ये हो गई A के विलुप्त होने की दर। इसी प्रकार से हमें निकालना है B के विलुप्त होने की दर। तो देख लेते हैं, B के विलुप्त होने की दर निकालनी है तो इसका फॉर्मूला होगा dB अपान dt। तो देखिए यहाँ पर ये dB अपान dt जो है वो किसके बराबर, 1/d/dt बराबर है किसके, R के बराबर है। तो यहाँ पर किसके बराबर, R बराबर है हमारा 1/2 dB अपान dt के बराबर है ना। अब R की वैल्यू हमने निकाल ली है तो dB/dt यहाँ पर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा 2R। क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। 2R कैसे हो गया, 2R इसलिए हो गया क्योंकि यहाँ पर ये 1/2 है, 2 पक्षांतर करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2R, और 2 और R की वैल्यू हो गई 0.2, तो ये वैल्यू आ गई 0.4 मोल लीटर -1 सेकेंड -1। तो ये हो गया B के विलुप्त होने की दर हो गई स्टूडेंट्स। अब हमें निकालना है यहाँ पर C के उत्पादन की दर, मतलब C का प्रोडक्शन कितना हो रहा है। तो C के उत्पादन की दर अगर निकालनी है तो हमें समझ निकालना है dC/dt निकालना है। तो देखिए R इक्वल टू क्या है, 1/3 dC/dt। तो dC/dt चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 3R हो जाएगा। और R की वैल्यू दी है 0.2 इंटू 10 की 0.2 दी गई है, केवल 0.2 ही दी गई है, पावर नहीं है। तो ये हो जाएगा 0.2 के हिसाब से 3 2 जा 6.6 मोल लीटर -1 सेकेंड -1। तो ये हो गया हमारा न्यूमेरिकल। तो इस प्रकार से हमें D के परिवर्तन दिया था, D की सांद्रता में परिवर्तन दिया गया था 0.4। इससे हमने क्या निकाल लिया, अभिक्रिया की दर निकाल ली।
क्योंकि अब क्रिया की दर सभी के बराबर होगी, 1/dy/dt के बराबर होगी, तो r इक्वल टू 1/2 dy/dt वैल्यू दी गई है 0.4, टू से डिवाइड कर दिया 0.2, r हमारा आ गया 0.2। अब a की विलुप्त होने की दर निकालनी है, तो इसका मतलब हमें ये वैल्यू निकालनी है, तो ये इक्वल टू किसके r के है, तो r की वैल्यू जितनी होगी उतनी dy/dt होगी। अब b की विलुप्त होने की दर निकालनी है, dy/dt निकालना है, तो 1/2 मल्टीप्लाई में 2 इधर आएगा तो r के साथ गुणा में हो जाएगा। ऐसे c के उत्पादन की दर निकाल ली जाएगी। इसको स्टूडेंट नोट कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, ऐसे ही लगेगा ये भी। निम्न रासायनिक क्रिया में 2A गिव्स आउट 4B + C के लिए 10 सेकंड की सांद्रता, 10 सेकंड में B की सांद्रता में होने वाली वृद्धि जो है 5 × 10⁻³ मोल पर लीटर है। ज्ञात करना है A के विलुप्त होने की दर और B के उत्पादन की दर। तो ठीक इसी प्रकार से लगेगा रिएक्शन बना के, तो इसको नोट कर लिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न रासायनिक अभिक्रिया 2A रिवर्सेबल एरो 4B + C के लिए 10 सेकंड में B की सांद्रता में होने वाली वृद्धि दी गई है 5 × 10⁻³ मोल पर लीटर है। ज्ञात करना है A के विलुप्त होने की दर व B के उत्पादन की दर। तो देखिए हम लोग रिएक्शन लिख लेते हैं, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन लगाया था क्वेश्चन नंबर 3, ठीक उसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 लगाने का प्रयास करेंगे। रिवर्सेबल हो गया 4B + C, तो यहाँ पर 10 सेकंड में B की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन दिया गया, तो इसके लिए हम रेट इक्वेशन पर लिख लेते हैं। R इक्वल टू 1/2, ये माइनस में होगा, डेल्टा चेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन अपॉन डेल्टा T इक्वल टू 1/4 होगा, डेल्टा B अपॉन डेल्टा T, ये हो जाएगा डेल्टा C अपॉन डेल्टा T, इस प्रकार से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर हमें दिया है B के, दिया गया है ये जो है 10 सेकंड में B की सांद्रता में होने वाली वृद्धि दी गई है 10 सेकंड में। तो अब क्रिया की दर क्या हो जाएगी, B के उत्पादन की दर निकल आएगी इससे। B के उत्पादन की दर हमें डिटरमाइन करनी है, क्या होगी, तो B के उत्पादन की दर जो कि फॉर्मूला होगा डेल्टा B अपॉन डेल्टा T, ये फॉर्मूला होगा डेल्टा B अपॉन डेल्टा T। तो B के उत्पादन की दर देखिए क्या होगी, तो डेल्टा B का मान दिया गया है 5, उत्पादन में होने वाली वृद्धि 5 × 10⁻³ है और 10 सेकंड है नीचे, तो इसको ऊपर आएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो 5 × 10⁻⁴ मोल लीटर -1 सेकंड -1, ये तो B के उत्पादन की दर हो गई। अब हमें निकालना क्या है, अब हमें यहाँ पर डिटरमाइन करना है कि A के विलुप्त होने की दर क्या है। तो A के विलुप्त होने की अगर दर निकालनी है तो पहले हम R निकालेंगे इसके लिए, ठीक है, क्या निकालेंगे, R निकालेंगे, या तो R ना निकालना चाहते हैं तो ये इस वैल्यू दोनों को आपस में बराबर कर देंगे ऐसे, मतलब -1/2 डेल्टा A अपॉन डेल्टा T इक्वल टू 1/4 डेल्टा B अपॉन डेल्टा T से 2 उसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा A अपॉन डेल्टा T आ जाएगा 1/2 और डेल्टा B अपॉन डेल्टा T की वैल्यू है 5 × 10⁻⁴। तो इस प्रकार से A के विलुप्त होने की दर आ गई, विलुप्त होने की दर डेल्टा A अपॉन डेल्टा T हो गई 2.5 × 10⁻⁴ मोल लीटर -1 सेकंड -1, ठीक है, ऐसे लगा सकते हैं। या तो हम क्या करें, पहले R निकाल लें इसके द्वारा। तो हमारे पास R की वैल्यू कितनी हो गई, R इक्वल टू है 1/4 इंटू डेल्टा B अपॉन डेल्टा T, तो 1/4 और डेल्टा B अपॉन डेल्टा T की वैल्यू हमने निकाल ली है 5 × 10⁻⁴। तो ये हो जाएगा हमारा 5/4 × 10⁻⁴ मोल लीटर -1 सेकंड -1, ये तो हो गया R। अब चाहिए हमें डेल्टा A अपॉन डेल्टा T, तो चूंकि R इक्वल टू है 1/2 माइनस में डेल्टा A अपॉन डेल्टा T और डेल्टा A अपॉन डेल्टा T चाहिए, तो डेल्टा A अपॉन डेल्टा T हो जाएगा 2R। तो हो जाएगा 2 की वैल्यू 2 और R की वैल्यू हो जाएगी 5/4
10⁻⁴, 2 से 2 डिवाइड कर देंगे, 4 को डिवाइड कर देंगे, 2 2 जा 4 और 2 से 2.5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से वैल्यू आ जाएगी 2.4 × 10⁻⁴ मोल लीटर -1 सेकेंड -1। दोनों ही सही हैं। यहाँ पर सीधे दोनों क्योंकि इक्वल है, दोनों को बराबर करके डेल्टा एफ ऑन डेल्टा टी निकाल लिया गया हमने। यहाँ पर निकाल लिया विलुप्त होने की दर। दूसरा तरीका यह है कि क्या करेंगे कि हम यहाँ पर डिटरमाइन कर लेंगे पहले आर, और आर को डिटरमाइन कैसे करेंगे, यहाँ पर डेल्टा बी अपॉन डेल्टा डी दिया गया, तो आर इक्वल टू है 1/4 डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। फिर इस 4 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी आर की निकालें, डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी दिए गया है, तो ये आ जाएगा 5/4, आर आ गया 5/4 10⁻⁴। अब ये आर जो है ये 1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी के इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, अब डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी चाहिए, तो ये 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो इस प्रकार से निकाल लेंगे। इसको नोट कर लिए। फिर नेक्स्ट स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट एनसीईआरटी क्वेश्चन। अभिक्रिया 2A + B गिव्स आउट A2B के लिए आर, ये रेट इक्वेशन दिया गया है। अब यहाँ पर K की वैल्यू दी गई है। अभिक्रिया की प्रारंभिक दर ज्ञात करनी है यदि A का कंसंट्रेशन दिया हो, B का कंसंट्रेशन। इससे इजी क्वेश्चन कोई हो नहीं सकता। यहाँ पर सी से रेट इक्वेशन दिए गया हमारे पास है। रिएक्शन लिख लेते हैं, 2A + B गिव्स आउट A2B हो गई। और यहाँ पर क्या है कि रेट इक्वेशन दी गई है R = K, A कंसंट्रेशन इंटू B कंसंट्रेशन का स्क्वायर है। अब यहाँ पर K की वैल्यू हमें दी गई है, K की वैल्यू दी है, कितनी दी गई है K की वैल्यू, 2 × 10⁻⁻6 मोल -2 क्या है, मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड -1, ये K की वैल्यू हो गई। और A कंसंट्रेशन दिया है 0.1 मोल लीटर -1 सेकेंड -1, ये A कंसंट्रेशन हो गया। और B कंसंट्रेशन दिया गया है 0.2 मोल लीटर -1 सेकेंड -1, A कंसंट्रेशन दिया गया है और B का कंसंट्रेशन दिया गया है। हमें रेट निकालना है, प्रारंभिक दर निकालनी है, तो इसमें वैल्यू सबकी पुट कर दें। सब वैल्यू दी गई हैं। R = K, K की वैल्यू हो गई 2 × 10⁻⁻6। फिर हो गए A कंसंट्रेशन हो गया 0.1, फिर B स्क्वायर, तो B कंसंट्रेशन है 0.2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 2 × 10⁻⁻6 0.1 इंटू ये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 में 0.04। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हम ये हटा दें पॉइंट, ये भी हटा दें, पॉइंट इधर, तो 2 1 3 माइनस के 3 हो जाएंगे। तो R = हमारे कितना आ जाएगा, 4 4 दूनी 8, 8 × 10⁻⁻9 या 0.8 × 10⁻⁻8, ये हमारा रेट आ जाएगा मोल लीटर -1 सेकेंड -1, इसकी यूनिट हो जाएगी रेट की जो है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सेकेंड -1 नहीं होगा, यहाँ कंसंट्रेशन है केवल, तो यहाँ पर यहाँ भी सेकेंड -1 होगा, नहीं होगा, ये कंसंट्रेशन है। अब हमें यहाँ पर निकालना है कि A का मान घटकर 0.06, A का मान घटकर 0.06 मोल पर लीटर हो जाता है, तो अभिक्रिया की दर कितनी होगी, मतलब A का मान घट कितना रहा है 0.06। तो A के मान में जो प्रारंभिक मान कितना है A का, A सांद्रता का प्रारंभिक मान है 0.1, ठीक है, और अंतिम मान घटकर इतना रह गया होने पर अंतिम A की प्रारंभिक सांद्रता लिख लेंगे इसको, प्रारंभिक सांद्रता, ये हो गई A की प्रारंभिक सांद्रता 0.1 मोल लीटर -1। A की अंतिम सांद्रता कितनी है, 0.06 मोल लीटर -1। तो A की सांद्रता में परिवर्तन कितने का हुआ, ये हम डिटरमाइन करेंगे पहले।
तो पहले 0.1 था, अब 0.06 हो गया, तो परिवर्तन हुआ 0.04 मोल लीटर माइनस 1 का, इतना परिवर्तन हो गया। ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर हमें ए के सांतम परिवर्तन हो रहा तो बी की भी सांतम परिवर्तन हो ज्ञात करेंगे। तो बी की सांता में परिवर्तन कितना होगा, देखिए यहाँ पर जितनी बी की सांद्रता होगी उसकी आधी सांद्रता होगी, उसकी आधी सांद्रता होगी बी की, जितनी ए की सांद्रता होगी, क्योंकि ए के 2 मोल हैं तो ए के अगर 2 मोल हैं तो बी का 1 मोल है, अगर ए के 4 मोल होंगे तो बी के 2 मोल होंगे, आधे मोल, क्योंकि 2 है यहाँ पर बी, केवल बी है, तो बी की सांद्रता जो होगी ए की सांद्रता से आधी होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्न अभिक्रिया के अनुसार, अभिक्रिया के अनुसार बी की सांद्रता में बी की सांद्रता होगी कितनी, बी की सांद्रता में परिवर्तन, बी की सांद्रता में परिवर्तन कितना होगा, जितना ए के सांतम परिवर्तन हो रहा है, ए के सांतम परिवर्तन 0.004 हो रहा है, तो बी के सांतम परिवर्तन होगा 0.04, और यहाँ 2 है तो इसका आधा होगा, बाई 2 कर देंगे तो आ जाएगा 0.02 मोल लीटर माइनस 1। ठीक है, इतना सांद्रता में परिवर्तन होगा बी में। अब एक बी की प्रारंभिक सांद्रता कितनी दी गई है, तो बी की प्रारंभिक सांद्रता दी गई है 0.2, कितनी है 0.2 मोल लीटर माइनस 1। तो बी की अंतिम सांद्रता कितनी होगी, अंतिम सांद्रता जो होगी वो कैसे निकलेगी, अंतिम सांद्रता हम कैसे निकालेंगे, अंतिम सांद्रता को निकालेंगे, प्रारंभिक सांद्रता को हम सांद्रता में परिवर्तन 0.02 से डिफरेंस कर देंगे तो आएगा 0.18 मोल लीटर माइनस 1। जैसे यहाँ पर अंतिम सांद्रता दी गई थी तो हमें सांद्रता में परिवर्तन निकालना था, तो प्रारंभिक सांद्रता से अंतिम सांद्रता को घटा दिया गया था, तो हम सांद्रता में परिवर्तन निकाल लिया। यहाँ पर क्या है, प्रारंभिक सांद्रता दी गई है और सांद्रता में परिवर्तन दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, प्रारंभिक सांद्रता में से, प्रारंभिक सांद्रता से हम क्या करेंगे, प्रारंभिक सांद्रता से अंतिम सांद्रता को घटा देंगे, तो जो है प्रारंभिक सांद्रता से सांद्रता में परिवर्तन जो होगा 0.02 घटा देंगे तो आ जाएगी अंतिम सांद्रता आ गई। अब हमें ए की अंतिम सांद्रता पता है 0.06 है, ठीक है, और बी की अंतिम सांद्रता पता है कितनी 0.18 है, तो लिखेंगे। अब अभिक्रिया की दर क्या होगी, अतः अभिक्रिया की दर R डैश इक्वल टू के, और इक्वेशन है रेट इक्वेशन ए और बी की सांद्रता का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, के की वैल्यू हमारी दी गई है 2 × 10⁻⁻6 हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ए की वैल्यू क्या हो गई, तो ए की वैल्यू हो गई हमारे पास, ए की अंतिम सांद्रता 0.06 और बी की अंतिम सांद्रता क्या है, तो बी की अंतिम सांद्रता 0.18 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये R डैश हम तीनों की मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो 6 दूनी हो जाएगा 12 मतलब 0.12, और 18 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाता है, 18 × 144 के 4 हासिल लगे 14, 18 कम 18 और 14 हो जाते हैं 32, 324, 324 ले लेंगे। अब इसको मल्टीप्लाई करा के आंसर लिख सकते हैं, 12 चौक 48 के 8 हासिल लगे 4, 12 दूनी 24 और 4 24 और 4 28 के 8 हासिल लगे 2, 12 3 36 और 2 38, है ना स्टूडेंट्स। अब पॉइंट पावर कहाँ चली गई, यहाँ पावर छूट गई, देखो पावर कितनी थी, पावर थी 10⁻⁻6, यहाँ तो लिखेंगे इंटू 10⁻⁻6, 10⁻⁻6, तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग -6 और 1 2 3 4 ये बना लो, 10⁻−10 कर लो और 0.2 अंक पर लगा दो। ठीक है स्टूडेंट्स,
ठीक है, और इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 3.89 कर लेते हैं, 3 -9 कर लो, -9। तो ये नया कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स आ जाएगा मोल लीटर -1 सेकेंड -1। इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का प्लेटिनम सतह पर अपघटन शून्य कोट की अभिक्रिया है, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन के उत्पादन की दर क्या होगी, ये हमें निकालना है। तो देखते हैं अमोनिया NH3, अमोनिया का प्लेटिनम की सतह पर अपघटन होगा तो ये ½ N2 प्लस ये बन जाएगा 3/2 H2 बनेगा, 3/2 H2 बनेगा। अब इस अभिक्रिया के लिए अगर हम रेट इक्वेशन लिखेंगे तो R = आएगा डेल्टा NH3/डेल्टा T माइनस में इक्वल टू ये हो जाएगा 2N2/डेल्टा T इक्वल टू 2/3, उल्टा हो जाएगा यहाँ पर, 3/2 है तो 2/3 इंटू डेल्टा H2/डेल्टा T, इस प्रकार से। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए R = K NH3 कंसंट्रेशन की पावर 0 होगी। तो किसी की पावर 0 है तो R = क्या हो जाता है, K के इक्वल होता है। R की वैल्यू किसके होती है, K के, और K की वैल्यू दी गई है क्वेश्चन में 2.5 × 10⁻⁴, 2.5 × 10⁻⁴ मोल लीटर -1 सेकेंड -1। ठीक है, तो ये R की वैल्यू हो जाएगी मोल लीटर -1 सेकेंड -1 हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है N2 और H2 के उत्पादन की दर निकालनी है। तो R की वैल्यू हमें पता हो गई। तो देखिए फार्मूला क्या होगा, R = 2 और N2/डेल्टा T। ठीक है स्टूडेंट्स, तो N2 के उत्पादन की दर क्या आ जाएगी, N2 के उत्पादन की दर डेल्टा N2/डेल्टा T ये निकालना है। तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा तो हो जाएगा R/2। तो डेल्टा N2/डेल्टा H2 की वैल्यू जो आएगी, R की वैल्यू है 2.5 × 10⁻⁴/2, तो हो जाएगी 1.25 × 10⁻⁴। ये हो जाएगी N2 के उत्पादन की दर मोल लीटर -1 सेकेंड -1 हो जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर क्या बोलते हैं H2 के उत्पादन की दर। तो H2 के उत्पादन की दर निकालनी है। तो यहाँ पर भी देखिए क्या होगा, R = क्या होगा, R = होगा 2/3 डेल्टा H2/डेल्टा T, और H2 उत्पादन दर मतलब डेल्टा H2/डेल्टा T निकालना है। तो लिखेंगे H2 के उत्पादन की दर डेल्टा H2 कंसंट्रेशन/डेल्टा T इक्वल टू निकालना है। तो हो जाएगा 3R मल्टीप्लाई करेंगे 3R क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 3 और R/2 की वैल्यू सीधे से लिखी गई, R की वैल्यू लिख लो, चलो 2.5 × 10⁻⁴/2, 2 से डिवाइड कर देंगे 1.25, मल्टीप्लाई करा देंगे 3×5 15 हो जाएगा, 3 दूनी 6 7 हो जाएगा, 3 एकम 3 10⁻⁴ मोल लीटर -1 सेकेंड -1। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग डिस्कस करेंगे अभिक्रिया की कोट्स के संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पेपर में आता है। तो देखिए क्वेश्चन यह है कि अभिक्रिया A + B गिव्स आउट C के लिए यदि A का सांद्रण 2 गुना करने पर अभिक्रिया का वेग 4 गुना हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो और B का सांद्रण 2 गुना करने पर अभिक्रिया का वेग प्रभावित नहीं होता है। तो अभिक्रिया की कोटि लिखनी है और वेग नियम लिखना है। तो देखिए इसके लिए कुछ ट्रिक्स हैं, आप लोगों को बता देते हैं। यदि किसी भी क्वेश्चन में कहा है कि अभिक्रिया
का सांद्रण दोगुना करने पर, अभिक्रिया का सांद्रण दोगुना करने पर अभिक्रिया का वेग प्रभावित नहीं होता है, अभिक्रिया का वेग प्रभावित नहीं होता है। तो इसका मतलब उसकी जो कोटि होगी वो अभिक्रिया के सांद्रण पर निर्भर नहीं कर रही है। अब इसलिए उसकी जो अभिक्रिया का जो वेग है, अभिक्रिया का वेग है उसके सांद्रण पर निर्भर नहीं कर रहा है। इसका मतलब उसकी जो कोटि होगी जीरो होगी। अगर कहता है कि प्रभावित नहीं होता है, कि सांद्रण दोगुना करने पर अभिक्रिया का वेग प्रभावित नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि जो अभिक्रिया का जो वेग है वो अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर ही नहीं करेगा, इसलिए कोटि उसकी जीरो होगी। अगर क्वेश्चन में कह दे कि सांद्रण दोगुना करने पर अभिक्रिया का वेग भी दोगुना हो जाता है, अब सांद्रण दोगुना करने पर अभिक्रिया का वेग भी दोगुना हो जाता है, तो इसका मतलब अभिक्रिया की जो कोटि होगी उस अभिक्रिया के लिए जो कोटि होगी वो 1 होगी, 1 कोटि होगी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। ठीक है, अगर सांद्रण दोगुना करने पर वेग भी दोगुना हो जाता है। अगर सांद्रण को दोगुना करने पर वेग 4 गुना हो जाता है, अब सांद्रण को दोगुना करने पर वेग 4 गुना हो जाता है, इसका मतलब ये 2 का स्क्वायर हो गया, इसका मतलब उसकी जो कोटि होगी वो 2 ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर होगी। अगर कहता है अभिक्रिया का सांद्रण दोगुना करने पर अभिक्रिया का वेग जो है 8 गुना हो जाता है, अभिक्रिया का वेग 8 गुना हो जाता है, तो 8 गुना दोगुना करने पर 8 गुना हो जाता है, तो 2 का करेंगे क्यूब, तो 2 4 दूनी 8 होते हैं, इसका मतलब वो अभिक्रिया की जो कोटि होगी वो 3 हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से निकाल सकते हैं हम। अगर क्वेश्चन में कहता है कि अभिक्रिया के लिए जो है सांद्रण जब दोगुना किया जाता है, सॉरी 27 गुना किया था, अब यहाँ सांद्रण 27 गुना किया जा रहा है, वेग 3 गुना हो रहा है, 27 गुना करने पर वेग 3 गुना हो रहा है, मतलब ये इसका घन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसकी जो कोटि हो जाएगी वो 1/3 होगी, उसको भी हम लोग प्रूफ करके मतलब कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे। तो यहाँ मोटा मोटा आप लोग ये समझ सकते हैं कि यदि जो है सांद्रण दूना करने पर वेग भी 2 गुना हो रहा है तो कोटि 1 होगी, सांद्रण पर निर्भर नहीं कर रही तो कोटि 0 होगी, सांद्रण दूना करने पर दर 4 गुना हो रही है तो कोटि 2 होगी, अगर दर 8 गुना हो रही है तो कोटि 3 होगी। इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका सलूशन देखते हैं क्या होगा कि यहाँ पर एक अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया के लिए ए का सांद्रण 2 गुना करने पर वेग 4 गुना हो रहा है और बी का सांद्रण 2 गुना करने पर वेग प्रभावित नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमें इसको कोटि लिखना है, वेग नियम लिखना है। तो इसके लिए देखिए 2 तरीके इस प्रकार से लगा सकते हैं। क्वेश्चन के अनुसार हमारे पास जो रेट है R = K A की पावर हम ले लेंगे N1 और B की पावर N2 ले ली। B की पावर क्या ले ली हमने? N2 ले ली। ये हो गया R1। अब A का सांद्रण प्रारंभिक सांद्रण, A का प्रारंभिक सांद्रण X, A का अंतिम सांद्रण क्या किया गया है? A का सांद्रण किया गया है 2 गुना, मतलब 2x। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कह रहा है कि B का सांद्रण दूना करने पर B का सांद्रण दोगुना किया गया लेकिन वेग प्रभावित नहीं हो रहा है, मतलब इसका जो वेग है वो प्रभावित ही नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि ये सीधे सीधे 0 ऑर्डर रिएक्शन हो गई। तो A का सांद्रण दूना करने पर प्रारंभिक सांद्रण x हो गया, अंतिम सांद्रण 2x हो गया। तो चाहे तो अलग अलग करके निकालने, पहले A के लिए इसकी कोटि निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर R1 हो जाएगा K और A हो जाएगा x की पावर N1। ठीक है, पुनः कह रहा है कि जो R2 है, R2 = होगा K और यहाँ पर A' कर लेते हैं, A' सांद्रण की पावर N2। तो यहाँ पर प्रश्नानुसार R2 की वैल्यू जो होगी प्रारंभिक की कितनी होगी? क्वेश्चन के अनुसार 2R1 होगी, क्योंकि R2 जो है वो क्या कह रहा है कि करने पर वेग 4 गुना, मतलब R2 = 4R होगा, R2 = 4R1 होगा, 4R1 होगा K। अब A का सांद्रण A' कितना होगा? 2x होगा, तो 2x की पावर N2 हो गई। ठीक है स्टूडेंट, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई। इनको आपस में डिवाइड कर दीजिए। इक्वेशन
फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकेंड, तो R1 अपान 4R1 इक्वल टू एक्स के तो कट जाएगा के अपान के, यहाँ पर होगा एक्स की पावर n1, नीचे होगा 2x की पावर n2, के कट गया, R1 कट गया, तो इसको लिख सकते हैं 1/4 को 1/2 की पावर 2 लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिखेंगे x अपान 2x की पावर n1, ये n1 होगा, यहाँ पर n1 होना चाहिए, पावर नहीं बदलेगी, n1 ये n1 होगा, तो n1, तो यहाँ पर x कट गया, तो ये वैल्यू जो आ गई 1/2 की पावर 2 इक्वल टू 1/2 की पावर n1, तो n1 इक्वल टू, अतः n1 इक्वल टू आ गया, अतः n1 इक्वल टू आ गया 2। ठीक है स्टूडेंट, n1 कितना आ गया, 2 आ गया। तो अभिक्रिया का वेग अगर 4 गुना है, हमने बताया कि अगर अभिक्रिया का वेग 4 गुना होगा तो उसका आर्डर जो होगा, कोटि होगी 2, लेकिन प्रश्नानुसार कह रहा है कि क्रिया का सांद्रण दुगुना करने पर अभिक्रिया प्रभावित नहीं होती, तो लिखेंगे यदि सांद्रण 2 गुना करने पर अभिक्रिया का वेग प्रभावित नहीं होता है, तो B की कोटि बराबर 0 होगी। अतः जो क्वेश्चन बनेगा R1 इक्वल टू के, यहाँ पर A का सांद्रण क्या होगा, A का सांद्रण होगा 2 और B का सांद्रण हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर 0 ले लेंगे। अब किसी की पावर 0 है तो यहाँ पर बनेगा R1 के A की पावर 2, ये वेग नियम हो जाएगा। तथा अभिक्रिया की कुल कोटि, अभिक्रिया की कुल कोटि अगर निकालेंगे तो 2 आ जाएगी। तो इस प्रकार से कोटि 2 हो जाएगी। इस प्रकार से निकाल सकते हैं, या सीधा सीधा लिख सकते हैं कि अगर अभिक्रिया का सांद्रण 2 गुना हो रहा है, 2 गुना करने पर वेग 4 गुना हो रहा है, तो यहाँ पर A की पावर 2 हो जाएगी, और सांद्रण 2 गुना करने पर प्रभावित नहीं हो रही तो P की पावर 0 हो जाएगी, 2 + 0 2 हो जाएगी। इस प्रकार से निकाल सकते हैं आसानी से, इसको नोट कर लीजिए। फिर स्टूडेंट्स इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अभिक्रिया का सांद्रण 4 गुना करने पर वेग आधा हो रहा है। तो अगर कहे कि 4 गुना करने पर आधा हो रहा है, या 27 गुना करने पर जो है 3 गुना हो रहा है, तो इसका मतलब ये अपान चली जाएगी वैल्यू, और ये 1/, इसका जो वेग होगा वो कोटि जो होगी वो 1/2 हो जाएगी, यहाँ पर 1/3 हो जाएगी। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तब समझ में आएगा आप लोगों को। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8 नंबर। यहाँ पर कह रहा है कि एक अभिक्रिया A गिव्स आउट B है, A का सांद्रण 4 गुना करने पर अभिक्रिया का वेग 2 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं R इक्वल टू के A की पावर n ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, A की पावर n। अब कह रहा है कि A का सांद्रण 4 गुना करने पर अभिक्रिया का वेग जो है 2 गुना हो जाता है। तो लिख लेंगे A का प्रारंभिक सांद्रण, A का प्रारंभिक सांद्रण, A का प्रारंभिक सांद्रण बराबर x, A का अंतिम सांद्रण बराबर कितना किया गया है, 4x। सांद्रण 4 गुना किया गया, 4x कितना हो गया, 4x हो गया, ठीक है। तो प्रश्नानुसार यहाँ पर R1 होगा k, है ना, A1 की पावर n, तो k और A1 की वैल्यू है x, तो x की पावर n, ये इक्वेशन फर्स्ट कर लें। R2 होगा k और A2 की पावर n, तो k और A2 की वैल्यू क्या होगी, 4x हो जाएगी, 4x की पावर n। चूँकि कह रहा है कि जब हम सांद्रण को 2 गुना करते हैं, 4 गुना करते हैं, तो क्रिया का वेग जो है 2 गुना हो जाता है। मीन्स R2 जो होता है वो प्रारंभिक का 2 गुना हो जाता है। R2 इक्वल टू 2R1 होगा, 2R1 है ना, R2 इक्वल टू 2R1। तो यहाँ पर रखेंगे तो 2R1 इक्वल टू k 4x, यहाँ पर पूरा लिखा जाएगा, 4x की पावर n लिखा जाएगा, 4x की पावर
4x की पावर n, है ना स्टूडेंट्स, 4x की पावर n हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। इनको आपस में कर देते हैं डिवाइड। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकेंड करते हैं, तो फर्स्ट में हो गया r1 अपान के एक्स की पावर n, और नीचे हो जाएगा 2r1 इक्वल टू के 4x की पावर n। तो r1 कट गए, के कट गए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1/2 बचेगा, 1/2 हो जाएगा, 1/2, और यहाँ हो जाएगा x अपान 4x की पावर n। तो 1/2 x काट देंगे, 4 को लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2n, यहाँ पर इक्वल टू लगाए नहीं, 1/2, है ना स्टूडेंट्स। तो इसको लिख लिया जाएगा 1/2 की पावर 1, और यहाँ लिख जाएगा 1/2 की पावर 2n। तो हमें निकालना है n की वैल्यू, तो इधर लाएंगे, ये हो जाएगा 75 करने पर हो जाएगा 1/2 की पावर 1/2, 2 इधर आएगा 1/2 हो जाएगा इक्वल टू 1/2 की पावर n। तो n की पावर कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, n की पावर आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो रेट बनेगा r इक्वल टू के और a की पावर 1/2, ये इसका वेग नियम हो जाएगा या वेग व्यंजक हो जाएगा, और उसकी कोटि जाएगी। अतः कोटि बराबर जो आएगी वो कितनी आएगी, 1/2 हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से निकाल सकते हैं। सीधे हम अगर 4 गुना हो रहा है तो वेग आधा हो रहा है, तो 4 गुना होने पर वेग आधा हो रहा है, तो उसका ऑर्डर जो होगा वो 1/2 होगा जो है। इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अभिक्रिया a प्लस बी प्रोडक्ट है। गिब्स आउट प्रोडक्ट के लिए a का सांद्रण जब 27 गुना किया जाता है तो अभिक्रिया का वेग 3 गुना हो जाएगा। इस अभिक्रिया की कोट निकालना है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, जैसे यहाँ 4 गुना करने पर 2 गुना हुआ था, 4 गुना करने पर 2 गुना हुआ था, उसी प्रकार 27 गुना करने पर यहाँ 3 गुना हो रहा है। तो इसका ऑर्डर 1/3 आएगा, चाहे कैलकुलेशन करके देख लीजिए। देखिए यहाँ पर a का सांद्रण कह रहा है, a का सांद्रण जब 27 गुना किया जाता है तो अभिक्रिया का वेग 3 गुना हो जाता है। तो इस अभिक्रिया की कोट निकालनी है। तो अब a के लिए हम यहाँ पर रेट लिखेंगे r इक्वल टू के a की पावर n ले लेते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, a का प्रारंभिक सांद्रण ले लेंगे। a का प्रारंभिक सांद्रण इक्वल टू x, ठीक है स्टूडेंट्स। a का अंतिम सांद्रण, a का अंतिम सांद्रण 27x कह रहा है, 27 गुना किया जाता है। जब 27 गुना किया जाता है तो क्रिया का वेग 3 गुना हो जाता है। तो r1 इक्वल टू अगर हम r लेंगे तो r2 क्या होगा, r2 इक्वल टू होगा 3r, ठीक है। अतः वैल्यू पुट करना शुरू करेंगे अब हम लोग। तो देखिए क्या वैल्यू आएगी, r1 इक्वल टू के और a1 की पावर n। तो k a1 की वैल्यू हो गई x की पावर n, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। r2 इक्वल टू के और a2 की सांद्रता की पावर n। तो k और a2 की सांद्रता हो गई 27 x की पावर n, और r2 की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 3r। तो 3r इक्वल टू के 27x की पावर n। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। डिवाइड कर दो दोनों को, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकेंड। तो फर्स्ट है r1 इक्वल टू के x की पावर n, और r2 है 3r। r1 को r लिख लिया जाएगा यहाँ पर, है ना, r1 को r लिख लेते हैं, r1 को r कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3r हो जाएगा, और ये हो जाएगा के 27x की पावर n, के कैंसिल हो जाएगा, r कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा यहाँ पर 1/3, और इधर बचेगा x की इंटू 27x की पावर n, x कैंसिल हो जाएगा। तो 1/3
इक्वल टू बचेगा 1/27 को लिख लेंगे 1/3 की पावर 3n n आ जाएगा। अगर ये 1 इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 1/3 की पावर 1/3 इक्वल टू 1/3 की पावर n, है ना स्टूडेंट्स। तो ये n इक्वल टू आ जाएगा 1/3। अतः कोटि जो आ गई वो कितनी आ गई, 1/3 आ गई। और उसका रेट लिखेंगे तो r इक्वल टू k a की पावर 1/3, ये रेट व्यंजक हो जाएगा इस प्रकार से ही। तो इसको नोट कर लें स्टूडेंट्स। फिर हम लोग क्वेश्चन, तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभिक्रिया a प्लस बी गिव्स आउट प्रोडक्ट के लिए a का सांद्रण दोगुना करने पर 10 दोगुनी है, किंतु b का सांद्रण दोगुना करने पर अपरिवर्तित रहता है। इस अभिक्रिया की जो है कोटि और दर निकालना है। तो ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन का बिल्कुल कॉपी क्वेश्चन है। यहाँ पर कह रहा था दोगुना करने पर 4 गुना हो रहा है, यहाँ दोगुना करने पर भी दोगुना हो रहा है, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगी। लेकिन बी का सांद्रण परिवर्तित रहता है, इसलिए यहाँ पर कोटि निकालनी है। तो अगर हम इक्वेशन लिखेंगे R इक्वल टू के ए का सांद्रण, मान लिया हमें ए की कोटि नहीं पता है, बी की कोटि हम क्वेश्चन से हम लोग अगर अपरिवर्तित कह रहा है तो अगर बी का सांद्रण दोगुना करने पर अभिक्रिया की कोटि अपरिवर्तित रहती है, तो इसका मतलब उस जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी, तो बी की पावर 0 लिख सकते हैं। तो ये R इक्वल टू आ जाएगा के और ए की पावर n बचेगा। अब n की वैल्यू निकालने के लिए लिख लेते हैं कि ए का प्रारंभिक सांद्रण इक्वल टू x, ए का अंतिम सांद्रण कितना कह रहा है, सांद्रण को दोगुना किया मतलब 2x। अब R1 इक्वल टू R अगर लेते हैं तो R2 इक्वल टू 2R लेंगे, क्योंकि यहाँ पर वेग भी दोगुना हो रहा है, दर भी दोगुनी हो रही है। तो लिखा जाएगा R1 इक्वल टू के A1 की पावर n। तो हो जाएगा यहाँ पर R1 की वैल्यू R इक्वल टू के और A1 की वैल्यू रखेंगे x की पावर हो जाएगी n। फिर इसी प्रकार से इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे, फिर लिखेंगे R2 इक्वल टू के और A2 की पावर n। तो R2 की वैल्यू है 2R इक्वल टू के और A2 का सांद्रण है 2x, तो 2x की पावर n इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। इनको आपस में करिए डिवाइड, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकेंड। तो R1 की वैल्यू हो गई इक्वेशन फर्स्ट हो गई R अपान के x की पावर n, और इक्वेशन 2 हो गई 2R इक्वल टू के 2x की पावर n। तो R कट जाएगा, के कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा ये 1/2 इक्वल टू x अपान 2x की पावर n। तो x कट गया, तो 1/2 की पावर 1 इक्वल टू 1/2 की पावर n। तो n इक्वल टू आ गया 1। तो इस प्रकार से जो रेट व्यंजक बनेगा वो R इक्वल टू के a की पावर 1 और b की पावर 0। ठीक है, तो इसका रेट व्यंजक हो गया। कुल कोटि जो आ गई वो कुल कोटि आएगी 1 + 0 इक्वल टू 1। इस प्रकार से स्टूडेंट नोट कर लें, फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट देखते हैं। यदि किसी अभिक्रिया में अभिकारक का आयतन आधा करने पर अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है तो अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको ध्यानपूर्वक हम लोग समझेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चन किस प्रकार से लगेगा। ये देखिए जो सांद्रण होता है किसी पदार्थ का, जो सांद्रण होता है, सांद्रण का फॉर्मूला होता है मोलर कंसंट्रेशन अपान वॉल्यूम, मोलर कंसंट्रेशन अपान वॉल्यूम, ये सांद्रण का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखा जाए जो सांद्रण होता है, सांद्रता जो होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है वॉल्यूम के। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर रेट का हम फार्मूला बनाएंगे तो R इक्वल टू क्या होता है, के ए कंसंट्रेशन होता है। ठीक है, ए कंसंट्रेशन होता है, लेकिन यहाँ पर दिया गया है अभिकारक का आयतन, आयतन के रूप में लेना है। तो यहाँ पर हम आयतन के जो रूप में लेंगे तो यहाँ पर हम ए की वैल्यू जो लेंगे वो क्या लेंगे, ए की वैल्यू लेंगे XYV ले लेंगे। क्या ले लेंगे, XYV ले लेंगे।
तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इस प्रकार से R1 इक्वल टू के और x अपान v। यहाँ पर पावर n ले लेते हैं, यहाँ भी पावर हम n ले लें। ठीक है, अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि यदि अभिक्रिया में अभिकारक का आयतन आधा करने पर अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाए। ठीक है, प्रश्नानुसार अभिकारक का सांद्रण आयतन हम आधा कर रहे हैं, मतलब आयतन को कितना कर दें, आधा। तो आधा करने में मतलब x अपान v/2 करेंगे तो 2 आ जाएगा ऊपर की पावर n, है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर अगर हम सांद्रण आधा किया, आधा मतलब v/2 करेंगे 2 ऊपर हो जाएगा। तो अभिक्रिया की जो दर है वो क्या हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। कह रहे ना अभिक्रिया की दर कितनी हो गई, दोगुनी हो गई, तो 2r हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, इनको आपस में कर दीजिए डिवाइड। तो इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई इक्वेशन सेकंड, तो फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करिए। फर्स्ट हो गया R1 इक्वल टू के XYV की पावर n, और दूसरी वैल्यू हो गई 2R1 और यहाँ पर k 2XYV की पावर n। तो देखिए यहाँ पर क्या क्या कैंसिल होगा, R1 कैंसिल हो गया, k कैंसिल हो गया, x भी कैंसिल हो गया, v भी कैंसिल हो गया। तो वरना बच गया 1/2 और यहाँ बचेगा 1/2 की पावर n। तो देन यहाँ पर इसका जो ऑर्डर आया n इक्वल टू 1 आया, अतः कोटि इसकी जो आएगी अभिक्रिया की क्या है, जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी, मीन्स कोटि 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन 2-3 बार आया है, इसको ध्यानपूर्वक समझ लें कि अगर वॉल्यूम दिया गया है तो वॉल्यूम जो होता है सांद्रता होती है तो सीधे सीधे हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल एक्स के रूप में लेते हैं, लेकिन वॉल्यूम दिया है तो 1/v करेंगे। क्या करेंगे, 1/v करेंगे, और v को हम गुना करेंगे तो v/2 नीचे होगा, 2 ऊपर चला जाएगा। तो इस प्रकार से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी, इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि अभिकारक का प्राइम सांद्रण दोगुना करने पर अभिक्रिया की अर्धायु भी दोगुनी हो जाए तो अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, कोटि निकालनी है। तो यहाँ पर जो सांद्रण है वो दूना करने पर अर्धायु भी दूनी हो रही है, इसका मतलब अभिक्रिया की जो अर्धायु है वो अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर करती है, उसके डायरेक्टिव प्रोपोर्शनल है या समानुपाती है। समानुपाती इसका मतलब ये हुआ कि क्योंकि सांद्रण दूना किया गया तो अर्धायु भी दोनों होगी, मतलब समानुपाती हो गई। तो देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नहीं हो सकती, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होती है अभिक्रिया की अर्धायु पर निर्भर नहीं करती है, जबकि क्योंकि ये सिर्फ अभिकारक के दर स्थिरांक पर निर्भर करती है। और लेकिन जो शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है उसकी अर्धायु का जो फार्मूला होता है वो होता है R0/2k। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, R0 हो गया। तो ये कैसी अभिक्रिया हो गई, ठीक है, ये जो है शून्य कोटि की अभिक्रिया होगी और इसकी कोटि क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R0 होता है, अतः अभिक्रिया की कोटि बराबर 0। ठीक है, ये बहुत आसान क्वेश्चन था, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे हम लोग अभिक्रिया की दर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक अभिक्रिया है जो शून्य कोटि की और a के सांद्रण को 3 गुना करने पर अभिक्रिया की दर किस प्रकार से प्रभावित होगी। तो देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो अवकलन या दर समीकरण है वो R=K, a की सांद्रता की पावर 0। इसका मतलब अभिक्रिया की जो दर है वो सांद्रता पद की घात 0 होने का सांद्रता पद पर निर्भर नहीं कर रही है, इसलिए अभिक्रिया की दर प्रभावित नहीं होगी। तो लिख सकते हैं अभिक्रिया की दर प्रभावित नहीं होगी। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अगला है, ये क्वेश्चन आंसर नंबर 14 था। अब ये इसके बाद 15 आ जाएगा। a + b साउथ प्रोडक्ट के लिए रेट इक्वेशन दी गई है। दर समीकरण k = a की सांद्रता इंटू b की सांद्रता पावर 2 हो गई। ठीक है, a का सांद्रण दोगुना किया गया, b का सांद्रण आधा कर दिया जाए तो अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो निकालना है। तो लिख लेंगे यहाँ पर माना लेट कर लेंगे a का प्रारंभिक सांद्रण ले लेते हैं a1 = x। फिर कह रहा है a का सांद्रण दोगुना, अंतिम सांद्रण a का
अंतिम सांद्रण A2 इक्वल टू 2x। ए का सांद्रण 2 गुना हो, बी का सांद्रण कर दिया जाए कितना, बी का सांद्रण आधा कर दिया जाए तो बी का प्रारंभिक सांद्रण, बी का प्रारंभिक सांद्रण B1 इक्वल टू वाई, बी का अंतिम सांद्रण B2 इक्वल टू y/2। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट R1 इक्वल टू के, और प्रारंभिक सांद्रण यहाँ पर ले लेंगे A1 B1 का स्क्वायर, तो R1 इक्वल टू के, A1 का सांद्रण x, B1 का सांद्रण y, A1 का सांद्रण x और B1 का सांद्रण y, तो y का स्क्वायर, ये क्वेश्चन फर्स्ट कर लेंगे। ठीक है, या इसको और हल कर लेते हैं, तो R1 इक्वल टू के एक्स वाई स्क्वायर, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लें। ठीक है, इसी प्रकार R2 इक्वल टू के A2 सांद्रण और B2 का सांद्रण का स्क्वायर, तो R2 इक्वल टू के, ए का सांद्रण कितना किया गया 2 गुना, तो 2x, और बी का सांद्रण किया गया आधा, मीन्स y/2 का होल स्क्वायर, तो R2 इक्वल टू के 2x इंटू वाई स्क्वायर अपान 4, 2 से डिवाइड कर दोगे तो R2 इक्वल टू के एक्स वाई स्क्वायर अपान 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब दोनों क्वेश्चंस को कर दिया जाए डिवाइड, ये इक्वेशन फर्स्ट मान चुके हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेंगे, इसको इक्वेशन 3 मान लेंगे, तो इक्वेशन 3 डिवाइड बाय इक्वेशन 2, तो 3 हो गया R2 इक्वल टू के एक्स वाई स्क्वायर बाई 2, R1 हो गया R1, और इधर हो जाएगा के एक्स वाई स्क्वायर, तो के एक्स वाई स्क्वायर कट गया, तो R2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, R2 इक्वल टू R1/2। इस प्रकार से बहुत ईजिली जो है हम निकाल सकते हैं, इसका जो रेट होगा वो आधा हो जाएगा। अगर हमें इधर इक्वेशन पता है तो प्रारंभिक सांद्रण से एक इक्वेशन बना लेंगे और फिर जो सांद्रण परिवर्तन हो उससे सेकंड इक्वेशन बना लेंगे, आपस में डिवाइड कर देंगे, हमें ज्ञात हो जाएगा कि नया रेट क्या होगा। इसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन लगने वाला है 2a + b + c d + c, तो a के सापेक्ष प्रथम कोटि, b के सापेक्ष द्वितीय कोटि और c के सापेक्ष शून्य कोटि है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, जैसे ये वाला लगा है, इसका रेट इक्वेशन निकालिए, रेट इक्वेशन निकालने के बाद R1 निकाल लीजिए, R2 निकाल लीजिए, दोनों को आपस में डिवाइड कर दें, लग जाएगा। इसको नोट कर ले, फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को। स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके लिए हम रेट इक्वेशन का समीकरण बना लेंगे। R इक्वल टू के कह रहा है कि ए के सापेक्ष प्रथम कोटि, बी के सापेक्ष द्वितीय कोटि और सी के सापेक्ष शून्य कोटि। तो ए के सापेक्ष प्रथम कोटि ए हो गया, बी के सापेक्ष द्वितीय कोटि बी स्क्वायर, सी के स्क्वायर, सी के सापेक्ष क्या है शून्य कोटि, सी की पावर 0 हो गई। अब समीकरण लिख गया, अब कह रहा है ए बी से सांद्रण को दुगुना करने पर बी अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम करेंगे माना, पहले मान लेंगे जैसे पीछे भी लगाया था, ए का प्रारंभिक सांद्रण इक्वल टू A1 इक्वल टू एक्स कर लो, A1 इक्वल टू एक्स, ए का अंतिम सांद्रण A2 इक्वल टू 2x, माना बी का प्रारंभिक सांद्रण B1 इक्वल टू वाई, बी का अंतिम सांद्रण B2 इक्वल टू 2 पाई, सी का प्रारंभिक सांद्रण C1 इक्वल टू जेड कर लेते हैं, सी का अंतिम सांद्रण C2 इक्वल टू 2z। तो इसको इक्वेशन फर्स्ट कर लेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट R1 इक्वल टू के, ए का सांद्रण हो गया
इसको ऐसे पहले लिख लेंगे a1 b1 का स्क्वायर c1 की पावर 0। तो r1 इक्वल टू a1 की वैल्यू देखिए क्या हो जाएगी, a1 की वैल्यू हो गई x, b1 की वैल्यू हो गई y, तो y स्क्वायर c1 की हो गई, लेकिन इसकी पावर 0 है तो छोड़ देंगे, ठीक है, किसी पावर 0 1 हो जाती है। तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। इसी प्रकार R2 इक्वल टू के A2 सांद्रण B2 सांद्रण का स्क्वायर और C1 की C2 पावर 0, किसी पावर 0 1 हो जाएगी। तो R2 इक्वल टू के और A2 वैल्यू हो गई 2x, B2 वैल्यू हो गई 2y का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2x इंटू 4y स्क्वायर, तो 4 दूनी 8y स्क्वायर, है ना स्टूडेंट्स। 8y स्क्वायर हो जाएगा और x बचेगा तो लिख सकते हैं 8xy स्क्वायर, 4 दूनी 8 xy स्क्वायर। अब कुछ करना ही नहीं है, उसी प्रकार से डिवाइड कर दीजिए इन इक्वेशंस को आपस में। इक्वेशन 2 3, इसको 3 कर लो, इसको 2 कर लो, फर्स्ट पहले मान चुके हैं, डिवाइड बाई इक्वेशन 2। तो R2 अपान R1, R2 हो गया 8xy स्क्वायर और R1 हो गया के, छूट गया देखो यहाँ के, यहाँ भी के रहेगा के और xy स्क्वायर, तो xy स्क्वायर पूरा कट जाएगा। तो देन आंसर हमारा आ जाएगा R2 इक्वल टू 8R1, मतलब पहले का 8 गुना रेट हो जाएगा। ये इसको नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि अभिक्रिया ए गिव्स आउट प्रोडक्ट के लिए के की वैल्यू दी गई, यहाँ पर मतलब वेग स्थिरांक का मान दिया गया है। अब कह रहा है कि ए का सांद्रण आधा कर दिया जाए तो वेग किस प्रकार से प्रभावित होगा। तो देखिए यहाँ पर के से पहले हम निकाल लेंगे इसकी कोटि क्या है। यहाँ पर के का मान दिया है 5.6 इंटू 10⁻³ मोल -1 लीटर सेकेंड -1। तो मोल -1 लीटर सेकेंड -1 ये जो है द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का मात्रक है, ठीक है। लिख लेंगे मोल -1 लीटर सेकेंड -1 द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का मात्रक है। किसका मात्रक है? सेकेंड ऑर्डर, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक है, के का मात्रक है, ठीक है। किसका मात्रक होगा? के का मात्रक होगा। अतः यहाँ पर जो ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होगी मीन्स के ए की पावर कितनी होगी? 2 होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब कह रहा है कि ए का सांद्रण कर दिया जाए आधा, तो वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अब इसको लगाना शुरू करते हैं। ए का प्रारंभिक सांद्रण, ए का प्रारंभिक सांद्रण क्या ले लेते हैं? x1। ए का अंतिम सांद्रण ले लेते हैं xy2। क्या हो जाएगा? आधा कर दिया जाए xy2। तो पहले तो इक्वेशन बन जाएगी R1 इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, और फिर दोबारा बनेगी R2 इक्वल टू के xy2 का होल स्क्वायर मीन्स R2 इक्वल टू के एक्स स्क्वायर बाई 4। अब इक्वेशन ये हो जाएगी 3, इनको आपस में डिवाइड करो। इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, तो 3 हो गया R2 और 2 हो गया R1, तो हो जाएगा के एक्स स्क्वायर बाई 4, यहाँ हो जाएगा के एक्स स्क्वायर, कट गया। तो R2 इक्वल टू आ गया, R1 ऊपर चला जाएगा, R1/4 मतलब 1/4 हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से सेम क्वेश्चन है। यदि अभिक्रिया में अभिकारक के सापेक्ष द्वितीय कोटि है तो अभिक्रिया के दर किस प्रकार प्रभावित होगी। यदि अभिकारक सांद्रण दोगुना कर दिया जाए और आधा कर दिया जाए, तो आधा वाला बिल्कुल सेम एज इट इज लगेगा, यही आंसर आ जाएगा। आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा, क्योंकि द्वितीय कोटि की है, यहाँ भी द्वितीय कोटि की है, ठीक है। अब कह रहा है दोगुना वाला पीछे बता चुके हैं, उसमें कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर क्या कर लेंगे? यहाँ पर हम कर लेंगे दोगुने के लिए क्या कर लेंगे? x ले लेंगे और दूसरे वाले को 2x लेंगे। तो दुगने वाला पार्ट बता दे रहे हैं। यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट सेम रहेगा, बस R1 इक्वल टू ले लेंगे हम के एक्स स्क्वायर और R2 इक्वल टू ले लिया जाए के
और दोगुना करें 2x का होल स्क्वायर, तो R1 इक्वल टू के एक्स स्क्वायर हो जाएगा और R2 इक्वल टू हो जाएगा k, और 2x का होल स्क्वायर मीन्स 4x स्क्वायर हो जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। अब इनको आपस में डिवाइड कर दीजिए, मीन्स R2 अपान R1 कर दीजिए। R2 वैल्यू हो गई k इंटू 4x स्क्वायर और R1 वैल्यू हो गई के एक्स स्क्वायर, तो के स्क्वायर पूरा कट गया, तो R2 इक्वल टू आ गया 4R1, तो यहाँ पर क्या आएगा 4R1 आ जाएगा। तो ये दोगुना करने पर क्या होगा, R2 इक्वल टू 4 होगा, आधा करेंगे तो R1/4 हो जाएगा। तो ये दोनों पार्ट लग गए इसी में, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन स्टूडेंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये विक्रिया में ए प्रथम कोटि और बी द्वितीय कोटि की विक्रिया है, तो अवकलन समीकरण देखना है। फिर कह रहा बी का साधारण 3 गुणा करने पर किस प्रकार प्रभावित होगी और ए बी का साधारण का दोगुना करने पर किस प्रकार प्रभावित होगी। तो देखते हैं इसका अवकलन समीकरण क्या बनेगा, आर इक्वल टू के ए की पावर 1 होगी और बी की पावर 2 होगी, क्योंकि ए की प्रथम कोटि है और बी में द्वितीय कोटि है। अब हम ले लेते हैं, लेट कर लेंगे, माना ए का प्रारंभिक सांद्रण बराबर x, बी का प्रारंभिक सांद्रण बराबर y। अब फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बी का सांद्रण 3 गुना करने पर, तो बी का सांद्रण 3 गुना करने पर क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा, ठीक है। ए का सांद्रण परिवर्तित नहीं हुआ, तो R1 इक्वल टू के, ए की कॉन्सेंट्रेशन x हो गई, बी की कंसंट्रेशन y हो गई, तो y स्क्वायर हो गया। ये क्वेश्चन फर्स्ट हो गई। फिर कह रहा है कि R2 इक्वल टू के, x कंसंट चेंज नहीं हुआ, सांद्रता परिवर्तित नहीं हुई, y की सांद्रण 3y का होल स्क्वायर हो गई। तो यहाँ पर R2 इक्वल टू आ जाएगा के एक्स और 3 3 9 y स्क्वायर मीन्स 9kxy स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, है ना स्टूडेंट। इनको आपस में डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा इक्वेशन 3 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2। तो R2 इक्वल अपान R1, R2 वैल्यू हो गई 9kx स्क्वायर, R1 की वैल्यू हो गई kxy स्क्वायर, ये कट गया, के भी कट जाएगा, xy स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, के भी कैंसिल हो जाएगा, तो R2 इक्वल टू आएगा 9R1, R2 इक्वल टू आ गया 9R1, 9 टाइम्स हो जाएगी, है ना स्टूडेंट्स। कितनी हो जाएगी, 9 टाइम्स हो जाएगी। अब हम लोग सेकेंड देखते हैं, कह रहा ए व बी का सांद्रण दोगुना करने पर क्या होगा। तो यहाँ पर ए का सांद्रण प्राइम सांद्रण दिया है, तो ए का सांद्रण गुना कर दें, तो पहले इक्वेशन फर्स्ट वाली इक्वेशन सेम रहेगी। अब ए व बी का सांद्रण 2 गुना करने पर R2 इक्वल टू के, और x का सांद्रण 2 गुना तो 2x हो गया, वो ए का सांद्रण 2 गुना किएगा 2x हो गया, y का सांद्रण 2 गुना किएगा तो 2y का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो के ये 2x ही रहेगा, ये हो जाएगा 4y स्क्वायर, ये हो जाएगा 4y स्क्वायर, तो हो जाएगा 4 दूनी 8, तो R2 इक्वल टू हो जाएगा 8 गुणे के xy स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 4 हो जाएगी। फर्स्ट वाली सेम रहेगी, इनको आपस में डिवाइड कर दीजिए, इक्वेशन 4 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 2, तो R2 इसे R3 कर लेते हैं, R3 अपान R1 इक्वल टू 8k xy स्क्वायर अपान के xy स्क्वायर, यहाँ के xy स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो R3 इक्वल टू 8R1 आ जाएगा। मतलब पहले का जो है 8 टाइम्स हो जाएगा, 8 गुना हो जाएगा रेट जो है, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग स्टूडेंट्स अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मीन्स प्रथम कोटि की अभिक्रिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स अब हम अभिक्रिया की दर से रिलेटेड भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। स्टूडेंट्स अब हम लोग हम लोग केमिकल काइनेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। उसके अंतर्गत हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रथम कोटि की अभिक्रिया से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए के का मान दिया है, हमारे लिए के की वैल्यू दी गई है, के इक्वल टू है 60 पर सेकेंड, ठीक है। अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण का 1/16 भाग होने में कितना समय लगेगा, तो लिख लेते हैं, लेट कर लेते हैं, माना प्रारंभिक
सांद्रण बराबर हो गया R0 बराबर ले लेते हैं x, ठीक है। t समय बाद सांद्रण जो R होगा वो प्रारंभिक सांद्रण का कितना हो जाएगा, प्रारंभिक सांद्रण का हो जाएगा 1/16, मतलब x का 1/16 भाग हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर k की वैल्यू हमें दी गई है, अब हमें समय निकालना है। तो देखिए फार्मूला हमारे पास k का t इक्वल टू फार्मूला होता है 2.303/k log 10 बेस प्रारंभिक सांद्रण अपान t समय बाद सांद्रण R0/R। तो t इक्वल टू हो जाएगा 2.303/k, k की वैल्यू हो जाएगी 60 log 10 बेस R0 की वैल्यू हो गई x और r की वैल्यू हो गई x/16, 16 ऊपर चला गया। तो t इक्वल टू आ जाएगा 2.303/16 इंटू log 10 बेस 16 को लिख सकते हैं, 16 हमारा हो जाएगा, 16 का मतलब हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 8, मतलब 2 की घात 4। तो 4 हमारा आगे आ जाएगा, t इक्वल टू आएगा 2.303/16 इंटू 4 log 10 बेस 2, ठीक है स्टूडेंट, 4 log 10 बेस 2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 4 से इसको ये डिवाइड हो जाएगा, डिफरेंस मतलब डिवाइड कर देंगे, तो 4 कम 4, 4 पंचे 20, फिर t इक्वल टू बचेगा हमारा 2303 ये 15 हो जाएगा 15, और log 10 बेस 2 वैल्यू होगी 0.3010 हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, आंसर आ जाएगा, 3 से काट दें, 3 से 5 से काट देते हैं, 5 थी 15, पॉइंट लगाएंगे, 3 में जाएगा नहीं, न जाना 0, 30 हो जाएंगे, 5 छक्का 30, फिर 5 1 में नहीं जाएंगे, न जाना 0, 5 दूनी 10, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको 3 से काट देंगे तो हो जाएगा 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 चला जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा तो कितना बचा, 20 हो जाएंगे, तिछाक 18 चला जाएगा, 18 मतलब 2 बचेंगे, फिर से 23 हो जाएंगे, तो 3 सत्ते 21, तो t इक्वल टू आ जाएगा 0.767 इंटू 0.0602। अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करा के हम आंसर निकाल लेंगे, इसको नोट कर ले सकते हैं। तो इसको स्टूडेंट्स आपस में मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा 0.046 अप्रॉक्स आ जाएगा, जिसको लिख सकते हैं 4.6, 2 अंक पीछे ले गए, 10 की पावर -2 सेकेंड। इसको नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का 25% पूर्ण होने में लगा समय 40 मिनट है तो अभिक्रिया की अर्धायु निकालनी है और 80% पूर्ण होने में लगा समय निकालना है। मतलब जरूरी नहीं दोनों चीज़ें पूछी, हो सकता है केवल अर्धायु पूछ दी जाए या पूछ दिया जाए कि 25% पूर्ण होने में लगा समय 40 मिनट है तो 80% पूर्ण होने में समय कितना लगेगा, या पूछ सकते हैं कि 25% पूर्ण होने में लगा समय 40 मिनट है या 60 मिनट है तो उस अभिक्रिया का 75% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा। इस प्रकार से अलग अलग टाइप से क्वेश्चन आते हैं, तो हम देखते हैं क्वेश्चन कैसे लगेगा। यहाँ पर एक रिएक्शन लिखते हैं, माना प्रथम कोटि की अभिक्रिया निम्न है। पहले आंसर नंबर डाल दें सीधे सीधे, यहाँ पर आंसर नंबर हो गया हमारा 21। माना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निम्न है, R गिव्स आउट P मीन्स प्रोडक्ट। तो प्रारंभिक सांद्रण R0, ये लेते हैं 100, यहाँ पर 0, 40 मिनट बाद T1 इक्वल टू 40 मिनट बाद सांद्रण R1 इक्वल टू ले लेंगे, कितना हो जाता है 25% पूर्ण हो गया, मतलब 25% प्रोडक्ट बन गया। तो यहाँ कितना बचेगा 100 माइनस 25, 75 बचेगा। फिर T2 समय बाद
T2 समय बाद सांद्रण R2 कितना पूर्ण हो रहा है 80%, 80 यहाँ हो गया तो यहाँ बचेगा 100 माइनस 80 बराबर ये हो जाएगा 20%। कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। तो निकाल लेते हैं पहले T1 समय के लिए, T1 इक्वल टू 2.303 अपान के लॉग 10 बेस R0 बाई R1 लेंगे। ठीक है, यहाँ सांद्रण जो होगा और R1 लिया जाएगा। इसके द्वारा जो पहले 25% पूर्ण होने लगा उसमें 40 मिनट है, इसके द्वारा हम K निकाल लेंगे क्योंकि समय पता है तो K निकाल लेंगे। तो यहाँ पर K इक्वल टू पर लिख लिया जाएगा 2.303 अपान T1 40 हो जाएगा और लॉग 10 बेस R0 100 हो जाएगा और R1 हमारा हो जाएगा 75। R1 हमारा 75 दिया गया है तो हो जाएगा 25 चौके 100, 25 तिहाई 75। ठीक है स्टूडेंट्स, तो K इक्वल टू बचेगा 2.303 अपान 40 और ये हो जाएगा हमारे पास लॉग लिख लेंगे log 10 बेस 4 माइनस log 10 बेस 3। तो K इक्वल टू आएगा 2.303 अपान 40 हो जाएगा और इसको हल करेंगे तो हो जाएगा log 10 बेस 4 की वैल्यू लिख सकते हैं 0.6020 या इसको ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं log 10 बेस 4 है, 4 को लिख लेंगे 2 की पावर 2 तो हो जाएगा 2 log 10 बेस 2 तो हो जाएगा 2 इंटू log 10 बेस 2 0.3010 होता है तो हो जाएगा 0.6020। तो सीधे लिख लेते हैं 0.6020 माइनस 0.4771। ठीक है, तो इनका हम डिफरेंस कर लेते हैं 0.4771। 10 में से गया 9, यहाँ बचेंगे 11, 11 में 7 गया 4, यहाँ बचेगा 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ बचेगा 5, 5 4 गया 1। मतलब ये बचेगा हमारे पास K इक्वल टू 2.303 अपान 40 इंटू 0.1249 है ना स्टूडेंट्स। ये वैल्यू हमारे पास बचेगी। इसको चाहें तो और थोड़ा सा हल कर लेते हैं, 4 से 4 कम 4, ये नहीं काटेंगे क्योंकि कट जाएगा अगले स्टेप में। ये 4 कम 4 कर लें, ये पॉइंट लगाते हैं, न जाने का 0 कर लेते हैं। ठीक है, और ये कट जाएगा 4 तिहाई 12, फिर 4 कम 4, 4 दूनी 8, तो ये आ जाएगा 2.303 और इंटू ये भी ऊपर डिफरेंस कर लेते हैं तो 0.003 ले लेते हैं। सीधे 312 है तो 3 ले लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम फिलहाल भी ऐसे रखेंगे, इसी प्रकार से रखेंगे। अभी मिनट में वैल्यू है 40 मिनट रखते हैं, मिनट -1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसके द्वारा अगर टी हाफ निकालना है तो टी हाफ का फॉर्मूला हमारे पास होता है टी हाफ इक्वल टू 0.693 अपान के। तो 0.693 अपान के हो जाता है। अब हम इसकी 0.693 अपान नीचे लिख लेंगे इसको के की वैल्यू 2.303 इंटू 0.003 इस प्रकार से लिख लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसको आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं, कैलकुलेशन करेंगे आंसर आ जाएगा, या हम इसको ब्रेक करके लिख लेंगे। ऐसे लिख सकते हैं 2.303 इंटू 0.3010 और अपान 2.303 इंटू 0.003। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा कट जाएगा। हमने इसको 0.693 जो होता है 2.303 इंटू 0.3010 का 1 मल्टीप्लाई होता है, इसलिए इसको अलग अलग कर लिया। अब हमारे पास 1 2 3 यहाँ पर 1 2 3 4 जीरो हैं तो एक जीरो बढ़ाएंगे, पॉइंट हटा देंगे ये पूरा। अब यहाँ 3 से काट दो, 3 कम 3 एक जीरो, 3 कम 3 जीरो, न जाने जीरो, 3 तिहाई 9, 10 डिवाइड कर देंगे तो टी हाफ हमारे पास आ जाएगा 100.3 मिनट, ये आ जाएगा मिनट। ये हमारे पास
हाफ लाइफ अप्रॉक्स में लगभग आ गई। ठीक है स्टूडेंट, पूरा रखेंगे यहाँ पर 312 थोड़ा सा आंसर वेरी कर जाएगा, तो अप्रॉक्स में इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब हमें निकालना है T2 की वैल्यू, तो T2 निकालना है तो उसके लिए हम लेंगे फॉर्मूला T2 इक्वल टू 2.303/K और log 10 बेस R0 ये R2 ले लिया जाएगा इस प्रकार से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा देखिए 2.303/K, की वैल्यू हम ये रखेंगे 2.303 इंटू 0.003 और फिर हो जाएगा log 10 बेस R0 हमारे पास 100 है, R2 मतलब T2 समय पर कंसंट्रेशन हमारे पास है 20 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा 20, क्योंकि 100 में से 80 करेंगे तो 20 आएगा, तो अपान 20 ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 0 0 कट जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा, ये भी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो T2 वैल्यू आएगी जो हमारे पास वो आ जाएगी, पॉइंट हटा देते हैं तो यहाँ पर 1000 हो जाएगा, मतलब 1000/3 हो जाएगा और log 10 होगा 0.56771 0.6771, ये 1000 log 5 की वैल्यू होती 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3 दूना 6 चला जाएगा, फिर 3 दूना 6 चला जाएगा, 1 बचेगा, 5 15 चला जाएगा, 3 सत्ते 21 चला जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनकी आपस में कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 3 डिजिट है, 3 डिजिट बाद हम क्या करेंगे पॉइंट लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 225.7 मिनट, ये भी लगभग अप्रॉक्स में आंसर आ जाएगा हमारा इस प्रकार से। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमने इसलिए बताया क्योंकि ज़रूरी नहीं यही क्वेश्चन आ जाए। इसमें क्या होता है स्टूडेंट कि हो सकता है यहाँ पर 25% के बजाय यहाँ पर 30% हो, यहाँ 20% हो। ठीक है, तो लेकिन तरीका यही रहेगा, हाफ लाइफ निकालना है तो पहले हम जो 25% या 30% दिया है, जो भी समय दिया है उससे हम K निकाल लेंगे। ठीक है, अब जो हमारे पास K आ जाएगा, इस प्रकार से, तो हम अर्धायु निकालना है तो अर्धायु फॉर्मूला निकालना है, या हमें दोबारा 80%, 75%, 60%, 90% होने में लगा समय निकालना है, तो फिर से हम 90% निकालना है, 100 - 90 का 10% बचेगा, 90% अगर निकालना हो 100 - 90 10% बचेगा, तो नीचे 10 कर देंगे, ऊपर 10 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ऊपर जब 10 आएगा तो log 10 वैल्यू 1 होती है, तो सीधे 1000/3 हो जाता है यहाँ पर। तो इस प्रकार से एक हमने एक तरीका बताया कि इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ज़रूरी नहीं, एक आप लोगों को मेथड सीख लेना है। अगर आपने मेथड सीख लिया तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको लगा सकते हैं। तो हम जो भी क्वेश्चन आप लोगों के ये क्वेश्चन दिए हैं ये मेथड हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन ये मेथड है, इनके आधार पर कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन बताया 1/16, यहाँ पर जरूरी नहीं 1/16 हो, यहाँ 1/8 हो सकता है, यहाँ 1/32 हो सकता है, यहाँ 1/4 हो सकता है, लेकिन तरीका ही रहेगा, मैथड ही रहेगा। तो आप लोग ये न्यूमेरिकल मत समझें, ये मैथड समझें, इन मैथड के आधार पर कोई भी क्वेश्चन लगा सकते हैं। अब ये 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट। हेलो स्टूडेंट्स, और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए सिद्ध करना है कि 99% पूर्ण होने में लगा समय जो होता है वो 90% पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो आंसर नंबर हमारे पास है 22। तो इसमें भी हम क्या लेंगे, माना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन निम्न है, क्या है, आर गिव्स आउट प्रोडक्ट। तो पहले अब क्रिया 90% पूर्ण होगी, फिर 99%, तो लिखेंगे प्रारंभिक सांद्रण R0, ये ले लेंगे 100, तो यहाँ हो जाएगा 0, फिर 90% पूर्ण होने में लगा समय का 2 गुना है, तो T1 समय बाद मान लिया यहाँ पर ये R1 सांद्रण जो हो गया वो 90% पूर्ण हो गया, तो यहाँ बचेगा 100 - 90, ये आ जाएगा 10%, 10 आएगा। ठीक है, T2 समय बाद यहाँ पर R2 ले लेंगे, 100 - 99 = 1, तो यहाँ 99% कंप्लीट हो जाएगा, है ना स्टूडेंट्स। इधर 99 होगा तो यहाँ पर 1 बचेगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन। तो पहले T1 समय के लिए निकालेंगे, जैसे ये वाला क्वेश्चन था 21, उसमें हमने 25% निकाला। 25% के लिए जब हल करेंगे तो K आ जाएगा, वैसे ही
90% के निकालेंगे तो हमारे पास के आ जाएगा यहाँ पर। तो देखते हैं कि T1 इक्वल टू फार्मूला है 2.303 अपान के log 10 बेस R0 सांद्रण अपान R1 सांद्रण। के निकालना है तो के इक्वल टू 2.30 अपान 2.303 अपान T1 और log 10 बेस R0 100 हो जाएगा और R हो जाएगा 10। R कितना हो गया? 10 हो गया, क्योंकि 90% पूर्ण हो गया, बचा 10%, तो ये कट गया। तो k इक्वल टू आएगा 2.303 अपान T1 इंटू लॉग 10 बेस 10 1 हो गया। तो ये k की वैल्यू आ गई सीधे 2.303 अपान T1। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना के छोड़ दो। फिर लिखेंगे पुनः T2 इक्वल टू 2.303 अपान के लॉग 10 बेस और कंसंट्रेशन प्रारंभिक R0 रहेगा, लेकिन यहाँ पर R2 हो जाएगा। अब जब R2 होगा तो T2 इक्वल टू आएगा T2 इक्वल टू 2.303 और K की वैल्यू रख देंगे 2.303 और इंटू T1 ऊपर चला गया, है ना स्टूडेंट्स। और यहाँ पर हो जाएगा लॉग 10 बेस R0 इसी प्रकार 100 रहेगा, लेकिन R2 हमारे पास 1 बचा। अब R2 हो गया 1, तो R2 1 हो गया तो क्या आएगा? ये तो कट गया, तो T2 इक्वल टू क्या बचेगा? सिर्फ बचेगा T1 और लॉग 10 बेस 100 को लिखेंगे 10 की पावर 2 आगे आ जाएगा, तो T1 इक्वल टू 2 और बचेगा लॉग 10 बेस 10 की वैल्यू 1 होती है, तो बचेगा 2T2। तो ये प्रूफ हो गया T1। तो ये यही प्रूफ करना था हमें स्टूडेंट्स कि जो सांद्रण है 99% पूर्ण होने में लगा समय वो 90% पूर्ण होने में लगे समय का 2 गुना होगा, जो कि यहाँ पर इस प्रकार से प्रूफ हो गया। इसको नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये हो सकता है बोर्ड में आ जाए जो है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सिद्ध करना है यहाँ पर भी ऊपर वाले तरीके से कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 99.9% अभिक्रिया को पूर्ण होने में लगा समय अर्धायु का 10 गुना होगा। तो प्रारंभिक सांद्रण ले लेते हैं 100 है। अब ले लेते हैं T समय बाद सांद्रण जो होगा, ये तो R0 है, ये सांद्रण R होगा, ये 99.9% कंप्लीट हो गया। तो यहाँ बचेगा 100 माइनस 99.9, तो ये आ जाएगा 0.1, है ना। ये R जो बचेगा यहाँ पर 0.1 बचेगा। अब पहले लिख लेते हैं अर्धायु का 10 गुना कहता है, तो अर्धायु लिख लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए T हाफ इक्वल टू 0.693 अपान के। ये तो हो गए अर्धायु का फॉर्मूला हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। के हो गया, या इसको के फॉर्म में लिख लेंगे क्योंकि हम इक्वेशन में के की वैल्यू रखेंगे 0.693 अपान T हाफ कर लिया। ये इक्वेशन फर्स्ट बना ली। अब हम लिखेंगे फॉर्मूला T इक्वल टू 2.303 अपान के लॉग 10 बेस प्रारंभिक सांद्रण R0 अपान T समवाय सांद्रण R। तो 2.303 अपान के की वैल्यू हो जाएगी 0.693 इंटू T हाफ। ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया T हाफ। और यहाँ पर बचेगा लॉग 10 बेस R0 हमारे पास 100 रहेगा, R हमारे पास हो गया 0.1। तो 0.1 का मतलब हो गया ऊपर 1000 हो गया। 1000 को क्या लिख सकते हैं, ये पॉइंट हटा देते हैं तो ऊपर हो जाएगा 2303 अपान 693 होगा और इंटू T हाफ बचेगा ये। और ये 10 बेस 1000 को 10 की पावर 3 कर लेंगे, तो 2303 अपान 693 और ये हो जाएगा इंटू T हाफ, और इसको लिख सकते हैं 3 लॉग 10 बेस 10। 10 बेस 10 की वैल्यू 1 होती है, लॉग 10 हो गया, लॉग 10 1 हो गया, तो लॉग 10 1 हो जाए 3 की इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 3 3 जा 9 0, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 अपान 693 इंटू T हाफ। इसको जो डिवाइड करेंगे तो आएगा लगभग 10 टाइम्स। तो ये प्रूफ हो गया कि यहाँ पर कि जो समय है 99% पूर्ण होने में लगा समय जो होगा वो अर्धायु का 10 गुना होगा। ये क्वेश्चन इस साल यूपी CBSE बोर्ड के पेपर में आया हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यूपी बोर्ड में भी आ सकता है। तो इन 2 क्वेश्चन को जरूर तैयार कर लें। अब ये 2 ट्रिक्स हैं, इनके आधार पर कोई दूसरा क्वेश्चन आ सकता है, जरूरी नहीं आ जाए।
लेकिन हमने मेथड बताया किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम लोगों ने अभिक्रिया की दर, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि कैसे निकाली जाती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन और प्रथम कोटि की अभिक्रिया से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखें। ये आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने छांट के इसमें डिस्कस किए हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा साथी स्टूडेंट्स को आज ही शेयर करें। थैंक यू।